गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। गति के नियम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किए थे। तो न्यूटन एक महान वैज्ञानिक था जिसने गैलीलियो की अवधारणाओं का उपयोग किया था। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने गैलीलियो की धारणाओं के आधार पर गति के 3 नियम के रूप में यांत्रिकी की आधारशिला रखी। फिजिक्स की जो ब्रांच है मैकेनिक्स, उसकी आधारशिला न्यूटन ने इन नियमों के आधार पर रखी। तो अब हम देखते हैं पहला नियम। प्रथम नियम। तो गति का जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है। तो गति के पहले नियम के अनुसार कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो वो स्थिर ही रहती है, और गतिशील अवस्था में होती है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहती है। इस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व, इनर्शिया। गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। ये जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व क्या है? विरोध। जड़त्व के प्रकार देखते हैं। नंबर फर्स्ट, विराम का जड़त्व। नंबर सेकंड, गति का जड़त्व। तो जड़त्व, विराम का जड़त्व क्या है? जैसे ये कोई वस्तु है, ये वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है। अब मैं इसे बल लगा के खींच रहा हूँ तो ये विरोध कर रही है, अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या कर रही है? विरोध। विराम अवस्था का जड़त्व होगा इसके पास। ऐसे ही यदि हम कंबल को डंडे से पीटें तो उससे धूल मिट्टी के कण बाहर आते हैं। ऐसा आपने देखा है, लेकिन रियलिटी में है क्या कि धूल मिट्टी के कण बाहर नहीं आते। वो पहले कंबल में स्थिर थे, स्थिर ही रहते। डंडे से पीटने पर कंबल आगे जाता है, धूल मिट्टी के कण जिस जगह थे वहीं रहते हैं। फिर वो भार के कारण पृथ्वी पर गिर जाते हैं। आगे आपने देखा है कि पेड़ की डाली हिलाने पर जो फल होते हैं वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। पेड़ की डाली पर जो फल लगे हुए थे वो स्थिर थे, स्थिर ही रहना चाहते थे। डाली को जब हिलाया तो फलों ने अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध किया, तो उसके पास जो जड़त्व था वो विराम अवस्था का जड़त्व था। ऐसे ही आपने देखा होगा कि यदि हम किसी गिलास के ऊपर एक कागज रख लें और उस कागज के ऊपर एक सिक्का रख लें, जब कागज को झटके से खींचें तो वो सिक्का गिलास के अंदर चला जाता है। सिक्का स्थिर था, स्थिर ही रहना चाहता था। कागज
को जब खींचा तो सिक्के ने अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध किया। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब कोई बस अचानक गति प्रारंभ करती है तो हमारा शरीर पीछे की ओर झुक जाता है। जब बस गति प्रारंभ करती है तो शरीर का जो निचला हिस्सा होता है वो बस के संपर्क में होता है, बस के साथ ही गति करना प्रारंभ कर देता है, परंतु ऊपरी हिस्सा पहले स्थिर था, स्थिर ही रहना चाहता है, तो वो इस अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये था विराम अवस्था का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब हम गति का जड़त्व देखते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। गति का जड़त्व क्या है? आपने देखा होगा कि एक हॉर्स राइडर, घुड़सवार, भागते हुए घोड़े की पीठ से उछल जाता है और वापस उस घोड़े की पीठ पर ही आ जाता है। तो देखना ये क्या था, ये घोड़ा गति कर रहा था, हॉर्स राइडर ये रहा घुड़सवार, ये घुड़सवार घोड़े के साथ साथ गति कर रहा है। जब ये घोड़े से उछलता है तो इसका शरीर गतिशील अवस्था में था तो गतिशील ही रहना चाहता है। ये अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, तो जितना घोड़ा आगे बढ़ता है ये भी उतना ही आगे बढ़ जाता है, पुनः घोड़े की पीठ पर आ जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि बस में अचानक ब्रेक लगने पर यात्रियों को धक्का आगे की ओर लगता है। बस में अचानक ब्रेक लगने पर यात्रियों को धक्का आगे की ओर लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब बस गति करती है तो बस के साथ साथ हमारा शरीर भी गति करता है। शरीर का निचला हिस्सा जो बस के संपर्क में था वो बस के साथ ही रुक जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है और हमें धक्का आगे की ओर लग जाता है। तो ये था गति का जड़त्व। अब कभी कभी एक जड़त्व और दृष्टिगोचर होता है और उस जड़त्व को क्या कहा जाता है? दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व ये वो है जड़त्व है जो दिशा परिवर्तन का विरोध करता है। दिशा परिवर्तन का विरोध। जिस दिशा में वस्तु गति करती है उसी दिशा में गतिशील रहना चाहती है, तो दिशा का विरोध होगा या उसे दिशा का जड़त्व कहा जाता है। तो आपको पता चला कि जड़त्व है क्या? अवस्था परिवर्तन का विरोध। ये विरोध ही क्या है? जड़त्व है। अब हम दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। गति का द्वितीय नियम। इससे पहले हम संवेग को जान लेते हैं। एक फिजिक्स में टॉपिक आता है संवेग, मोमेंटम। ये P से डिनोट किया जाता है और P बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो दूसरा नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात F
बल है समानुपाती dp/dt। इस dp/dt को संवेग में परिवर्तन की दर कहा जाता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर को फिजिक्स में हम किससे दिखाएंगे? dp/dt। ये समानुपाती का चिन्ह है, इसे हटाते हैं तो बराबर लगाएं। इसके लिए हमें एक नियतांक का उपयोग करना होगा। समानुपाती जब हटता है, बराबर लगाया जाता है, तो हम एक नियतांक लगाते हैं। यहाँ वो नियतांक हमने क्या लगा दिया? k। तो F बराबर k dp/dt। यहाँ k का जो मान है वो 1 होता है। k बराबर कितना है? 1। तो बचा क्या? F बराबर dp/dt। ये गति का दूसरा नियम है। अब इसको हम आगे और हल कर सकते हैं। F बराबर d/dt ऐसा का ऐसा, और P की जगह हम क्या लिख देते हैं? P बराबर mv। अब इसमें जो m है वो निकल के बाहर आ गया, और क्या बचा? dv/dt। अब यहाँ पर ये v क्या है? वेग। तो ये v, तो dv/dt क्या बोला जाएगा? एक मिनट देखना, यहाँ आपने क्या बोला था? dp/dt को संवेग में परिवर्तन की दर, या p क्या है? संवेग। अब यहाँ v क्या है? वेग। तो इसे क्या बोला जाएगा? वेग में परिवर्तन की दर। और वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। तो त्वरण को किससे दिखाया जाता है? a से। तो F बराबर क्या हो गया? ma। F बराबर ma इस रूप में आ गया। तो ये है गति का दूसरा नियम। अब इस नियम के हम उदाहरण देखते हैं। तो देखो, ये जो बल है वो समय के साथ घट बढ़ रहा है। यदि ये समय ज़्यादा होगा तो बल का मान कम होगा, यदि ये समय कम होगा तो बल का मान अधिक होगा। आपने देखा है, इसका फर्स्ट उदाहरण लेते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे ले जाता है, या आपने देखा है यूं कैच करता है। तो क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे ले जाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि यदि वो गेंद यकायक रोकेगा तो उसके हाथ में चोट अधिक लगेगी। तो गेंद को रोकने में वो ये समय ज़्यादा लेता है। जब गेंद को रोकने में वो ये समय ज़्यादा लेगा तो उस पर आरोपित बल का मान क्या होगा? कम। तो गेंद को रोकने में रोकते 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 यहाँ जाके रोकता है। तो गेंद को रोकने में उसने समय क्या ले लिया? अधिक। और समय अधिक तो आरोपित बल का मान क्या हो गया? कम। ऐसे ही हम किसी ठोस जगह पर ऊपर से कूदते हैं। ये प्लेटफॉर्म है एक, जिस पर हम यहाँ से कूद रहे हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये ठोस है, सॉलिड है। तो हम यहाँ पर कूदते ही रुक जाते हैं, अर्थात रुकने में समय क्या लगेगा? कम। उस समय हमारे चोट अधिक लगेगी। अगर इसकी जगह हम एक मिट्टी के ढेर पर कूदें तो मिट्टी के ढेर पर कूदने पर रुकने में समय क्या लगेगा? अधिक।
हम यहाँ से कूदना प्रारंभ करते हैं और इसमें धंस जाते हैं, धीरे धीरे जाके यहाँ जाके रुकते हैं। तो यहाँ रुकने में समय क्या लिया हमने? अधिक। और जब समय अधिक होगा तो आरोपित बल का मान क्या होगा? कम। तो समय क्या था? अधिक, तो बल क्या हो गया? कम। और यहाँ समय क्या लगा रुकने में? कम, तो बल का मान क्या हो गया? अधिक। ये थे न्यूटन के दूसरे नियम के उदाहरण। और भी बहुत से उदाहरण हैं। मोटरसाइकिल, वाहनों में, बसों में जो शॉकर लगाए जाते हैं वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब देखो, न्यूटन के दूसरे नियम से हम पहले नियम की व्युत्पत्ति करते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम से पहले नियम की व्युत्पत्ति करते हैं। तो दूसरा नियम क्या था? जो गति का दूसरा नियम है वो आपने पढ़ा है, F बराबर क्या होता है? ma। इसको यो भी लिख सकते हैं, F बराबर m dv अपॉन dt, क्योंकि dv अपॉन dt ये है क्या? त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर। और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। सुना है आपने, वाहनों में एक्सीलेटर होता है जो एक्सीलरेशन से बना होता है। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहा जाता है। जिससे एक्सीलेटर बना है उसका कार्य क्या होता है? वेग में परिवर्तन करना। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। मान लो F बराबर 0, बाह्य बल की अनुपस्थिति, बाह्य बल की अनुपस्थिति। यदि F बराबर क्या हो? 0, तो m dv अपॉन dt बराबर क्या होगा? 0। dv अपॉन dt बराबर क्या होगा? 0। अतः dv अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहां m 0 नहीं हो सकता। तो dv अपॉन dt बराबर क्या होगा? 0। तो v बराबर क्या होगा? नियत। समझना, dv अपॉन dt बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि वेग में परिवर्तन की दर 0 है। वेग में परिवर्तन की दर 0 है, अर्थात उसका वेग नियत है। अर्थात v बराबर नियत। बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु नियत वेग से गति करती रहती है। यही तो गति का पहला नियम था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो ये न्यूटन के दूसरे नियम से हमने पहले नियम की व्युत्पत्ति की। अब आता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, एक्शन रिएक्शन लॉ। न्यूटन ने अपनी यांत्रिकी में बताया कि बल कभी भी अकेला नहीं होता, बल सदैव युग्मों में होता है। न्यूटनी यांत्रिकी में बल अकेला नहीं हो सकता, बल हमेशा युग्मों में पाया जाता है। तो प्रत्येक क्रिया की परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन के इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की
परिमाण में बराबर तथा दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन का ये नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाया। अर्थात F12 बराबर माइनस F21 पहली वस्तु पर दूसरी के द्वारा आरोपित बल बराबर होगा दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु द्वारा आरोपित बल के। यह ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि ये दोनों बल परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं। अब देखो यहाँ पर ये मेज है, इस पर एक ये पिंड रखा हुआ है। अब इस पिंड का जो भार है वो ये रहा W, और ये पिंड मेज पर W भार लगा रहा है, तो मेज पिंड पर कितना भार लगा, वो कितना प्रतिक्रिया बल लगा रही है R। मान लो कि ये मेज को टाइटल हमने A दिया और ये पिंड है जिसे टाइटल हमने क्या दिया B। तो देखना B द्वारा A पर आरोपित बल W है और A द्वारा B पर आरोपित बल क्या है R, जिसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो W बराबर क्या है माइनस R। तो इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, ये दिखा रहा है, ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जब हम नाव से कूदते हैं तो हम नाव को धक्का पीछे की ओर देते हैं और नाव हमें धक्का आगे की ओर देती है। जब हम जमीन पर चलते हैं तो हम जमीन को धक्का पीछे की ओर देते हैं और जमीन हमें धक्का आगे की ओर देती है। बंदूक से गोली चलती है तो धक्का पीछे की ओर लगता है। बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो धक्का पीछे की ओर। बंदूक गोली पर क्रिया आगे की ओर करती है, गोली बंदूक पर प्रतिक्रिया पीछे की ओर करती है। धन्यवाद।